Hello everyone, welcome to the 11th lecture on ionic equilibrium. अभी तक definitely the only thing that we have done in this chapter is calculating pH. किस किस के लिए? या तो नॉर्मल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। नॉर्मल सोल्यूशन किस किस का हो सकता है? पहले तो हमने वैसे बेसिक चीज़ें जानना शुरू करी कि अल्फा कैसे कैलकुलेट करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर हमने पीएच कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा। उसके बाद हमने किसी भी नॉर्मल सोल्यूशन के पीएच की बात करी। जैसे हमने देखा कि एसिड्स के अगर सोल्यूशन हो, सिर्फ एसिड्स के, या तो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन हो या फिर किसी वीक एसिड का सोल्यूशन हो, या उनके मिक्सचर्स का हो अलग अलग या एक दूसरे के साथ में, है ना, या फिर किसी पॉलीप्रोटिक एसिड का। सेम चीज़ हमने बेस के लिए देखी। फिर कहानी आई सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स में क्या होगा? सॉल्ट्स में हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस होता है, तो वी टुक लुक एट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से एक पर्टिकुलर केस आया जिसमें हमने देखा कि ये क्या कहते हैं, बफर बनता है ना। तो बफर के बारे में हमने थोड़ी बात करी लास्ट लेक्चर में। इनफैक्ट द होल ऑफ द लेक्चर वाज टारगेटेड टुवर्ड्स बफर ओनली या बफर सॉल्यूशंस ओनली, है ना। बफर मैंने पहले भी बताया है क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में किसी कारणवश होने वाले, किसी रीजन की वजह से चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर मान लो उसमें हमने पीएच बढ़ाने की कोशिश करी तो वो अपने आप उसको पीएच को घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो किसी नॉर्मल सोल्यूशन में पीएच शायद 5 से बढ़ता तो उसमें शायद 0.5 से बढ़े, 0.2 से बढ़े, 0.1 से बढ़े, है ना। बढ़ता है स्लाइटली, लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंटली बढ़ता है। गॉट दैट? या घटेगा तो भी ऐसा ही होगा। डिड यू गेट दिस? अच्छा, अब हमने उसमें भी बात करी थी कि भाई जो बफर है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड। सिंपल बफर जो हो गया कि एक सॉल्ट का होता है ना, एक सॉल्ट का बफर होता है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस का एक सॉल्ट होता है ना। वो हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद हमने देखा कि मिक्स बफर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है, या एसिड बफर या बेसिक बफर, ठीक। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर अभी तक हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। एसिडिक बफर या बेसिक बफर में अगर हम जानना चाहें तो एक बेसिक डेफिनेशन है, या तो कोई वीक एसिड या वीक बेस हो, है ना। एक अगर मान लो चलो एसिड बफर की बात करते हैं तो वीक एसिड है प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड with a strong base, मतलब with a strong base, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये होना चाहिए, दिस हैज टू बी देयर, ठीक। मान लो कि सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड रह जाए किसी सोल्यूशन में तो वो बफर नहीं होगा। मान लो कि सिर्फ ये सॉल्ट ही रह जाए तो भी वो बफर नहीं होगा। या फिर मान लो ऐसा हो कि कोई, जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी की एग्जाम्पल लिखूं तो वी कैन राइट CH3COOH प्लस CH3COONA, ठीक है। ये बफर है, दिस इज एन एसिडिक बफर, ठीक है। ये एसिड बफर कह सकते हैं, बेस बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बफर, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है ना। तो C1 और इज नॉट नेवर इक्वल टू 0 and C2 is always also not equal to 0। ये ध्यान रखने वाली बात है। आर वी क्लियर? ठीक है, पहली चीज तो ये। तो इसी का एग्जांपल जो मैंने कहा था ना कि अगर सिर्फ वीक एसिड बच जाए, मान लो कि किसी सोल्यूशन में हमने कुछ किया और सिर्फ ये बच गया, तो दिस इज नॉट अ बफर एट ऑल। और या फिर सिर्फ और सिर्फ ये बच गया तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बफर। इन दोनों का मिक्सचर होगा तो बफर, मतलब दोनों के दोनों सोल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए हैं। अच्छा, मान लो कि ऐसा कुछ हो कि NaOH है और CH3COONA है, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इस बेस का एक वीक एसिड के साथ सॉल्ट है। तो दिस इज, ये क्या कह सकते हैं इसको, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, ठीक है। तो ये इज नॉट एन एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर नहीं है। क्लियर होगी बात? इसी तरीके के बहुत सारे ये सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे, तो तुम्हें पहचानना आना जरूरी है
कि ये बफर है कि नहीं है। पहली चीज एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, वो तो बाद की बात आती है, पहले ये चीज कि बफर है भी कि नहीं है। तो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट्स एसिडिक बफर या एसिड बफर। गॉट इट? ठीक है। तो वी आर क्लियर अबाउट दिस। तो अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल कैसे दिए थे कि भाई दो एसिड्स को एक एसिड और एक बेस को तुम मिला रहे हो, है ना, एक एसिड और एक बेस को तुम मिला रहे हो, उससे जो भी बनेगा अगर इवेंचुअली मतलब उनके रिएक्ट करने के बाद तुम्हारे पास वीक एसिड और एक सॉल्ट आ जा रहा है, मतलब यू हैव दैट इन द सॉल्यूशन, देन वी कैन से दैट इट इज अ बफर बेसिकली। ठीक है, तो C1 और C2 होना चाहिए विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, C1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, C2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आर वी क्लियर? ठीक, कूल, ठीक है जी। अब इसमें आगे की बात करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं बफर्स के वो दो तरीके से आते हैं। पहला आता है कि भाई जो क्वेश्चंस तुम्हारे कॉलेज ये बोर्ड्स में आ सकते हैं या फिर जेई लेवल नीट लेवल में आ सकते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे CH3 CO, या यूँ कह लो कि उसमें एक वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट जो है वो दोनों दिए होंगे और C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन दी होगी। इसको इस तरीके से देखो कि उसमें एक वीक एसिड दिया होगा प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड दिया होगा, ठीक है, ऐसे दिया होगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2, ये दी हुई होगी, ये दी हुई होगी। अगर ये दी हुई है तो तुम डायरेक्टली इसका यू कैन कैलकुलेट इट्स pH। वो pH कैसे कैलकुलेट करना है बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। आई हैव नॉट टोल्ड यू हाउ टू, बट हमें ये और ये चाहिए होता है, वी नीड दिस। अगर हमारे पास ये है तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, तुम देखोगे अभी। ठीक, दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है, जो फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, मैंने जो फॉर्मूला कराया है, अच्छा आई थिंक लास्ट टाइम करा तो दिया था मैंने फॉर्मूला, राइट, सॉल्ट अपॉन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था pH का? pH का फॉर्मूला था pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। यही तो मैंने करवाया था। तो ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो हम लिख सकते हैं दैट pK प्लस लॉग ऑफ C2 अपॉन C1, ठीक है ना, दैट्स pH। तो तुम सीधे सीधे लिख सकते हो। ये तो मतलब ये समझो कि तुम्हें क्वेश्चन दिया है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो स्कूल में आ सकते हैं, है ना, जेई नीट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ इसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। अगर ये ना हो, मतलब तुम्हें इस तरीके से दिया होगा, तुम्हें पहचानना पड़े कि वो एसिड बफर है भी कि नहीं, तो उसकी बात करते हैं। दूसरा मेथड आएगा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो उसमें लिखो, इन दिस मेथड वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज, इन दिस मेथड वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज if the solution is an acidic buffer or not, है ना, या is in we'll have to recognize if the solution is a buffer solution or not। acidic buffer है, basic buffer है, वो तो एक अलग बात होगी, क्योंकि in general तुमको दोनों में से कोई एक चीज पहचाननी जरूरी है। ठीक, तो जैसे इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से CH3, ठीक है, हमारे पास एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, हमने इसमें NaOH डाल दिया। जैसे लास्ट टाइम मैंने भी बताया था तुमको, मैंने इसमें NaOH डाला, तो क्या बनेगा भाई, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एकदम एंड तक जाती है, ठीक है, आर वी क्लियर, इट गोज टू टिल दी एंड। तो CH3COH NaOH इस तरीके से ये बना दिया। मान लो कि इसके जो वॉल्यूम थी वो M1, सॉरी, इसकी जो मोलैरिटी थी वो M1 थी, और इसकी जो वॉल्यूम थी वो M1V1 थी। तो इसके जो मिलीमोल्स आएंगे वो M1 इंटू V1 आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक, मान लो हमने ये मिलाया, NaOH और डाल दिया ऊपर से, मान लो इसकी मोलैरिटी M2 थी और इसकी वॉल्यूम V2 मिलाई इसमें, है ना, तो इसके कितने मिलीमोल्स आ गए, इतने। ठीक है, शुरुआत में मान लो ये 0 था,
शुरुआत में मान लो ये 0 था, ये है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ यही था और हमने इसमें ये डाला, तो ये दोनों तो शुरुआत में है, शुरुआत में ये दोनों मतलब वाटर छोड़ दो, ये तो है ही नहीं, वाटर की बात ही नहीं करेंगे ना, एक्सेस में है वो, ठीक। अब मान लो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं। 3 केसेस कौन कौन से? पहला केस कि भाई ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, लेट्स से कि ये A है, A इक्वल्स टू दिस, और ये B है, तो अगर A इज इक्वल्स टू, if A is equal to B, if A is equal to B, that means complete neutralization. ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये A और B कुछ भी मतलब, क्योंकि A और B तो इक्वल है ना, A समझ लो ये A हो जाएगा, ठीक। इज दिस अ बफर सोल्यूशन? इज दिस अ बफर सोल्यूशन? नो। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है हमारे पास ना एसिड है ना, तो दिस इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, दिस केस इज नॉट फॉर अ बफर सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि भाई हमारे पास जो B है दैट इज ग्रेटर देन A, इसमें क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्लस NaOH लेफ्ट, है कि नहीं भाई, थोड़ा NaOH बच जाएगा ना, तो अगर B इज ग्रेटर देन ये, तो ये तो 0 रहेगा इस केस में, क्योंकि ये पूरा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ना इस केस में, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा B माइनस A, और ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा, एक मिनट, B माइनस A, ये A बनेगा, ठीक है, ये A बनेगा। आर वी क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या क्या है, ये तो है नहीं, NaOH है या CH3CONA है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है विद इन वीक एसिड, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्या किसी बफर को? नो। तो अगेन नो बफर, नो बफर, ठीक है। तीसरा केस आता है जिसमें दिस विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब अगर मैं कहूं A इज ग्रेटर देन B, अगर A ग्रेटर देन B है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसमें फाइनली A माइनस B बचेगा, और ये भाई साहब 0 हो चुके होंगे, और यहां पर ये तो A बनेगा ही बनेगा, सॉरी A नहीं, ये बनेगा B, ये B बन जाएगा, B इक्वल्स टू M2, ठीक है। तो यहां पर ये A माइनस B बचा और वहां पर वो B हो गया। क्या अब ये बफर सोल्यूशन है? यस, क्योंकि इसमें एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, दोनों है। अब ये और ये दोनों प्रेजेंट हैं, तब हम कह सकते हैं दैट दिस इज एन एसिडिक बफर। तो इस वाले केस में एसिडिक बफर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हम अगर मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी CH3, एक सेकेंड रुको, इस तरीके से A माइनस बी क्या जाएगा, A माइनस बी विल बी इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2, ठीक है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो क्या होगी, CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। तो बोलोगे सर ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये मिली मोल्स हैं, तो हमें इसको इसकी वॉल्यूम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब टोटल वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, V1 प्लस V2, ठीक है ना। अच्छा B जो है, सॉरी B विल बी इक्वल टू B M2V2 इक्वल है, तो अगर हम देखें CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो दैट विल बी इक्वल टू M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, कहाँ थे हम? तो ये दोनों चीज आ गई। अब जब तुम्हारे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ pH का, pH इज इक्वल टू pK किसका, CH3COH का, प्लस लॉग ऑफ ये क्या होगा, CH3CONA की M2V2 अपॉन, या फिर B लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, B अपॉन A माइनस B V1 प्लस V2, यहाँ क्या आएगा V1 प्लस V2, यही तो आएगा। और अगर तुम देखो तो शायद सीधे सीधे ये इनके मिली मोल्स में ही आ रहा है,
बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर? बी अपॉन ए माइनस बी। तो तुम बोलोगे सर ये V1 V2 ये सब कुछ क्यों करवाया? इसलिए करवाया ताकि रखना तो यही है, लेकिन तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन में आने के बाद क्योंकि वॉल्यूम इसमें भी है डिनोमिनेटर में, इसमें भी है डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएगी। तो तुम चाहे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डाल लो, चाहे इनके मिलीमोल्स डाल लो, इट विल वर्क। ठीक, ये तुम्हारा pH का फॉर्मूला आएगा। तो पॉइंट इज फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इफ इट एक्चुअली इज एन एसिडिक बफर और इवन अ बफर और नॉट। ठीक है, पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम इस क्वेश्चन को करोगे। तो इस अप्रोच में डिफरेंस यही है कि यहां तो डायरेक्ट दे दिया तुमको C1 C2 और फिर तुम्हें बोला कि भाई pH कैलकुलेट करो, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा। यहां पर तुम्हें ये C1 C2 डायरेक्टली नहीं दिया है, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तुम्हें कुछ रिएक्शन करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ी बहुत स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ेगी। उसके बाद तुम देखोगे क्या असली में कोई वीक एसिड या उसका सॉल्ट बच रहा है कि नहीं। अगर नहीं बच रहा है, या तो यही बच रहा है या फिर ये बच रहा है, तो तब हम कहेंगे कि नहीं भाई ये एसिडिक बफर या बफर नहीं है, तो हम इसमें बफर की कुछ बात करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये बच रहा है और ये बच रहा है, देन वी कैन से दैट दिस इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बफर एंड देन वी कैन यूज दीज थिंग्स। गेट माई पॉइंट? pH। ठीक है जी, आर वी क्लियर? कूल। मान लो सेम चीज हम बेस के साथ करें, नॉट बेस नहीं, एसिड के साथ में करें। ठीक है, तो एक सेकेंड, एसिड के साथ में अगर हम करते हैं इसको, सेम चीज करेंगे। सेम चीज कैसे? तुम बोलोगे कि सर एसिड के साथ में अगर HCl डालेंगे तो क्या वो रिएक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फिर हम एसिड के साथ में कैसे कर सकते हैं? हम एसिड के साथ में ऐसे कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ एसिड वी कैन टेक द सॉल्ट ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन आएगी और यहां पर NaCl बन जाएगा। कैसे पता मेरे को? देखो भाई, इसमें ना कोई कटायन ना कोई अनायन कॉमन है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो ये रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर रिएक्ट करके क्या बनेगा? NaCl वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो बन जाएगा और CH3COH ये आ जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे विद प्रैक्टिस तुमको ये चीजें भी आ जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम अगर देखें इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मान लो लेट्स से M1 था और इसकी वॉल्यूम V1 थी, इसको हमने M2 और V2 डाला। ठीक, ये 0 था, ये भी 0 है। ठीक है, शुरुआत में। अभी अगेन मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट ही लूंगा, मैं वो तीनों केसेस डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो कि लास्ट में हमारे पास सॉल्ट और एसिड दोनों होने चाहिए, है ना। तो सॉल्ट तभी बचेगा जब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब जब ये खत्म हो जाएगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक रिएक्ट करता रहेगा, जब ये खत्म हो जाएगा तब जाके ये मतलब कुछ बचा रह जाएगा। तो दिस हैज टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं सीधे सीधे तीसरे केस पे आ रहा हूं, जिसमें इसके मोल्स जो थे वो इससे ज्यादा है, या मिली मोल्स इससे ज्यादा है। आर वी क्लियर? ठीक है जी। अब क्योंकि इसके मिली मोल्स इससे ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि इवेंचुअली इसमें M1 V1 माइनस M2 V2 इसके मिली मोल्स हैं और V1 प्लस V2 इसकी वॉल्यूम है, विच इज इक्वल टू, मैंने कह दिया C2, है ना, C2 मैंने इसको कह दिया। और ये क्योंकि बन गया है तो कितना बनेगा? M2 V2, मैं इसको C1 कह सकता हूं। तो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है तुम ये सीधे सीधे इसमें डाल सकते हो, क्योंकि नाउ दिस इज अ बफर, तो यहाँ पे तुम C2 अपॉन C1 डाल सकते हो। आर वी क्लियर? ठीक है, ये जरूरी है कि ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हों। यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट। इन केस दे आर नॉट, इट इज नॉट अ बफर, यू कैन नॉट यूज दीज फॉर्मूले, यू कैन नॉट यूज दीज इक्वेशंस। ठीक है, अब असली मुद्दे पे आ जाते हैं कि किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो चलो जी इसको मिटाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स को। अब हम बात करते हैं सीरियसली। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3 COOH प्लस सॉरी ये और फिर CH3 COONA। मान लो ये दोनों हैं, तो ये क्या है? ये वीक एसिड है, तो दिस विल ब्रेक अप एज, अच्छा आई थिंक मैंने तुम्हें ना ये वाली जो इक्वेशन है पहले नहीं कराई थी, कोई बात नहीं, यही इक्वेशन को अभी मैं डिराइव करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी, अगर मैंने पहले बता दिया ये तो कोई बात नहीं, हम इसको डिराइव करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ
सॉल्ट, ठीक है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस इज दी कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन है पहली चीज, है ना। तो ये कह लो कि कॉमन आयन इज CH3COO माइनस, देयरफॉर CIE विल एक्ट, है ना। ऑपरेट लिख लो, नॉट एक्ट, ऑपरेट करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट करेगा, किस पे करेगा, इस पे CH3CO माइनस पे। अब इस केस में क्या होता है, जब कभी ऐसा होता है, जब हम देखें कि ये एक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में गिना जाएगा, तो एक और चीज़ लिख लो, यहाँ पे ऑपरेट लिख लिया ऑन CH3COO माइनस, यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, क्या, एवरी सॉल्ट is considered an strong electrolyte, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया जाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया जा रहा है तो तुम मुझे बताओ CH3COO माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसकी वजह से होगी, वो इसकी वजह से नहीं होगी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट किस पे लगेगा, इस वाले पे, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो जो मेनली कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इसकी होगी, और ये किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट की वजह से। तो तुम कह सकते हो कि जो CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस, हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। आर बी क्लियर। अच्छा, इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा तो हम कह सकते हैं ये जो अल्फा आया इसका, ठीक है, सिंस CIE एक्ट्स अपॉन CH3COO माइनस, देयरफॉर वी कैन अज्यूम क्या, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम टूटा होगा, और CH3COOH, एक मिनट, हाँ, CH3COOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुई, ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी इनिशियल उसमें थी। तो इनिशियल जितनी थी वो ही कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी इक्विलिब्रियम पे होगी। ये दोनों चीजें हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिलती हैं कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये भी चीज ट्रू है और ये भी चीज ट्रू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये बात लिख लेना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर अबाउट दिस, सिंपल है, कूल। तो अब इसकी बात करते हैं, ये भाई साहब की, इसके लिए अगर मैं Ka का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, Ka का, भाई इसके लिए तो Ka कुछ है नहीं, क्योंकि तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो Ka का फॉर्मूला आएगा CH3COO माइनस H प्लस और CH3COOH, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, अगर हमें ये और ये पता हो तो क्या H प्लस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट H प्लस इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, क्या आएगा, इज इक्वल टू Ka इंटू CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। आर वी क्लियर अबाउट दिस, सिंपल इनफ, कुछ है नहीं इसमें अपने को ज़्यादा सोचने लायक, सिंपल है। अब H प्लस की अगर हम बात करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इन जनरल, मतलब इन जनरल अगर तुम चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू, चलो ठीक है पहले इन जनरल लिखते क्योंकि ये हम इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, इसको जनरलाइज अभी हम आगे कर लेंगे। अगर मुझे pH कैलकुलेट करना है तो pH किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब H प्लस का की वैल्यू इसमें डाल दो, क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ K इंटू CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग CH3COOH प्लस लॉग, या फिर ऐसे करते हैं इसको ना साथ ही रहने देते हैं, CH3COO माइनस, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या आएगा, यहाँ पे
pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग के क्या होता है pKa, ठीक है। अभी यहां पे क्या है माइनस ऑफ लॉग CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि pK, इसको फ्लिप कर दो तो यहाँ ये पॉजिटिव लिख लूंगा मैं इसको, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। और अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो तुमने देखा है कि CH3 की कॉन्सेंट्रेशन, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली किसके इक्वल है, जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। इन जनरल हम इसको सॉल्ट लिख सकते हैं। सेम वे या फिर मैं इसको ना यही चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख लो, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्चुअली में इक्वल है, ठीक। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। दिस इज योर फॉर्मूला, जो मैंने अभी लिखवाया था वही फॉर्मूला है ना ये, ठीक है। तो समझ में आया, दोबारा बता रहा हूं, ये एक वीक एसिड है जो इस तरीके से आयोनाइज करेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है विच इज अ सॉल्ट, एवरी सॉल्ट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इस तरीके से टूटेगा। कॉमन आयन ये है। अब कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली इस पे लगेगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसकी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस एसिड विल बी वेरी वेरी लो। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट टूटेगा ही नहीं। तो जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी मतलब इसकी, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, और इसकी जो मेजरली कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इसकी वजह से होगी जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। गॉट इट। फिर मैंने Ka का फॉर्मूला लगाया, वहां से H+ कैलकुलेट किया। H+ का ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने करा दिया पूरा का पूरा और यहां तक आ गए। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत है फॉर एसिडिक बफर। बेसिक बफर में इसका एकदम पैरेलल आता है, pH की जगह POH हो जाएगा, pKa की जगह pKb हो जाएगा, सॉल्ट तो वैसे ही रहेगा, एसिड की जगह बेस हो जाएगा। यही आएगा, मैं बताऊंगा अभी, आज ही बताऊंगा, ठीक। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम, दिस इज कॉल्ड हैंडरसन-हासेलबach इक्वेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो लिखो फॉर एसिडिक बफर this equation is called Henderson-Hasselbalch equation. For the acidic buffer, this equation is called Henderson-Hasselbalch equation and it is applicable, ठीक है। applicable कब होगी कि जब salt upon acid जो है, ठीक है, ये जो है ये इस रेंज में पड़ता हो, ठीक है। या तो एसिड सॉल्ट के 10 टाइम्स हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन में, या फिर सॉल्ट एसिड के 10 टाइम्स हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन में। इससे ज्यादा या इससे कम हुआ, मतलब 1/10 से कम हो गया या 10 से ज्यादा हो गया, तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन। आर वी क्लियर? ये ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ओवर हियर। गॉट इट? अच्छा, इसमें देखो क्योंकि ये रेंज है तो तुम्हारी पीएच की रेंज भी तो आ जाएगी, पीएच की कुछ भी तो कुछ रेंज आएगी, क्योंकि इसकी कुछ, ये तो ठीक है, तो गिवन है, तो कांस्टेंट है, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट पीके इज कांस्टेंट। लेकिन ये जो है इसकी एक लिमिट है ना। तो लिमिट क्या होगी इसकी, जैसे ये है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये आएगा log ऑफ 1/10 विच इज -1 और ये आ जाएगा +1। आर वी क्लियर? तो इसकी, इस पर्टिकुलर चीज की -1 से +1 तक लिमिट है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं दैट pH शुड बी बिटवीन pKa +1 एंड pKa -1। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, सॉरी हाँ, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब pH तुम्हारा अगर किसी बफर में वेरी करेगा तो इसी के बीच में करेगा। इसको हम बफर रेंज कहते हैं, इसको हम बफर रेंज कहते हैं। दिस रेंज, दिस फ्रॉम हियर मिनिमम टू मैक्सिमम, दिस रेंज इज कॉल्ड बफर रेंज। तो इसे लिख लो बफर रेंज, ठीक है। मिनिमम बफर, मिनिमम रेंज इज सॉरी मिनिमम pH इज दिस एंड मैक्सिमम pH इज दैट। ये चीज लिख लो,
गॉट इट? ठीक है, अभी क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक लास्ट चीज लिख लो, विच इज कॉल्ड बेस्ट बफर। बेस्ट बफर क्या होता है? वो बफर, भाई इसके डिफरेंट बफर्स बन सकते हैं ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है ना, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के से हम डिफरेंट बफर बना सकते हैं, और हर बफर की जो कैपेसिटी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करने की, वो अलग अलग होगी। तो इन सब में एक ऐसा होगा, एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसके लिए बफर की कैपेसिटी, जो बफर की जो स्ट्रेंथ होती है अपने आप को बचा के रखने की, वो सबसे ज्यादा होती है ना। तो उस केस में जो बफर बनता है उसको हम बेस्ट बफर कहते हैं। तो लिखो, बेस्ट बफर इज दैट सोल्यूशन, बेस्ट बफर इज दैट सोल्यूशन whose resistance for change in pH, best buffer is that solution is that buffer solution whose resistance to change in its pH is maximum, this is called best buffer। इसके लिए कंडीशन क्या होती है बेस्ट बफर के लिए? मैं यहां पे लिख रहा हूं बेस्ट बफर, ठीक है, डफर नहीं है, बफर है। बेस्ट बफर, इसमें तुम्हारी सॉल्ट अपॉन एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये दिस शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स दे शुड बी इक्वल। C1 इज इक्वल टू C2 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि अगर C1 इक्वल टू C2 हो गया, ये इक्वल आ गया, तो लॉग ये कितना हो जाएगा? log 1 क्या होता है? 0। तो हम कह सकते हैं pH विल बी इक्वल टू pK। अगर pH, ये तीनों में से कोई सा भी हो, pH इज इक्वल टू pK, तुम कह सकते हो बेस्ट बफर है। C1 इक्वल टू C2 तो कह सकते हो बेस्ट बफर है। सॉल्ट अपॉन एसिड, मतलब डेफिनेटली ये चीज सेम ही है, लेकिन अगर कभी इस तरीके से तुम्हें आ जाता है कि ये लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है इक्वल टू 1 आ गई, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर बफर इज द बेस्ट बफर। गॉट इट? तो यहां पर ये बेसिक चीजें हैं इस एसिड बफर की, वो कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू बिगिन विथ। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें C1 और C2 हमें एक्चुअली में दिए हुए हैं, मतलब जो मैंने सबसे पहला डायरेक्ट मेथड बताया था ना, उसका एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल है भाई? कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग, क्या इसका 0.1 m, ठीक है, और इसके 0.2 m। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसमें ये दोनों पड़े हुए हैं ऑलरेडी, इसका 0.1 m है, इसका 0.2 m है। ठीक है, और इसका जो Ka है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵। तो ये कह रहा है कि इसका pH निकालो। ठीक है, इसका pH निकालो। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे उसने चाहे बफर ना भी कहा हो, हमें पता चल रहा है कि भाई एसिड भी है, उसका बेस, उसका सॉल्ट भी है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये तो बफर है। कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। C1 इक्वल टू कितना है? ये है। C2 इक्वल टू कितना है? ये है। अब सीधे सीधे क्या करोगे तुम? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो pK कितना है? 10⁻⁵ है, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ, एक मिनट, CH3CO Na है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्ट का डालोगे C2 कितना है? 0.2 अपॉन 0.1, ये कितना आएगा? 0.2 अपॉन 0.1, ये 2 हो जाएगा। लॉग 2 इज 0.3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.3। तो pH इक्वल टू 5.3। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तुम्हारे तुम्हारे स्कूल में आ सकता है, तुम्हारे JEE नीट कहीं पे भी आ सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेट pH ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या किया हमने? मिक्स किया दो सॉल्यूशंस को, है ना, इसको मिक्स किया, इसको मिक्स किया। करेक्ट? एक सेकेंड, नहीं, हमने दो अलग अलग चीजों को मिक्स किया। हमने HCOH को मिक्स किया है CaOH होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, तो और ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? हमें इसके 0.1 m दिए हैं और इसके 200 ml दिए हैं। ठीक है, और इसका भी हमें 0.1 m दिया है और इसके हमें 50 ml दिए हैं। ठीक, अच्छा,
और ये कितना है, ये क्या बनाएगा, CaHCOO होल ट्वाइस प्लस H2O, ये आएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दिस, आएगा यही। तो यहाँ पर अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो ये 2 है, ये भी 2H2O आएगा और ये भी 2 ट्वाइस होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाई, ठीक है, आर वी क्लियर, कूल। तो यहाँ पर ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इसकी मिलीमोल्स कितने हैं भाई, देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशंस दे दिए हैं, तुम्हें उसने कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, कॉन्सेंट्रेशन तुमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, पहले इसके मिलीमोल्स निकालो। इसके मिलीमोल्स कितने हैं, 0.1 इंटू 200, दैट कम्स आउट टू बी 20। इसके मिलीमोल्स कितने हैं, 0.1 इंटू 50 इक्वल्स टू 5। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें ये कुछ बचेगा और ये कुछ आ चुका होगा, इसका मतलब ये बफर होगा। अब हम आगे की बात करेंगे। इसमें अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो तुम देखो 2:1 का रेशो है, तो ये 5 है, तो ये 10 यूज होने चाहिए। तो फाइनली क्या होगा, इसमें से 10 यूज हो चुके होंगे, ये 0 हो चुका होगा और ये कितना बनेगा, ये भी 5 बनेगा। आर वी क्लियर, ठीक है जी, कूल। तो ये इक्वल टू 10 है ना। अच्छा, वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम अगर तुम देखो अपॉन, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखूं HCOOH की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, दैट विल बी 10 मिलीमोल्स अपॉन 250, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 250। ठीक है, ये क्या है, CaHCOO होल ट्वाइस ठीक है, ये आ जाएगी। आर वी क्लियर। अब कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, अब थोड़ा ना कुछ करना है, अब तो सीधे फॉर्मूला लगा दो भाई, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ये है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम ये लगा दोगे 5.20 250, नहीं, इसमें HCOO माइनस को देखना है कितना है, इसमें 2 आ रहे हैं, तो 1 मोल में ये 2 मोल्स हैं, तो 1 मिली मोल में ये इतने है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 अपॉन 250 अपॉन ये कितना आएगा, 10 अपॉन 250। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी 10 अपॉन 250 है, ये भी 10 अपॉन 250 है, ये 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट pKa प्लस log 1 कितना होता है, 0। आर वी क्लियर, कितना आएगा ये pKa, अच्छा इसका pKa मैंने तुमको बताया नहीं, K इसका कितना दिया है 10⁻⁴, तो इसका Ka जो दिया था वो था 10⁻⁴, देयरफॉर pKa कितना होगा इसका 4, तो यहाँ पे सीधे सीधे तुम्हारा 4 इज द आंसर। गॉट इट, ठीक है जी, दिस इज इट। ठीक है ना, दोनों समझ में आ गए, एक डायरेक्ट था और एक इनडायरेक्ट था। ये चीज ध्यान रखनी है भाई, इसमें देखो CaOH ये CaHCO होल ट्वाइस था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये ध्यान रखना है। ऐसा मत कर देना कि सॉल्ट की तो सर 5/250 थी, तो हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर सॉल्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो क्वेश्चन हमने लिया, जो एग्जाम्पल हमने लिया था, उसमें HCOO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आनी थी, या CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ आनी थी, और CH3CONA वॉज द सॉल्ट। ठीक है, तो हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी, उसमें मल्टीप्लाई कर दी, उसकी वैसी ही रहने दी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक CaHCO होल ट्वाइस में ये दुगना है, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ही इसे इसमें डालना होगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। गॉट इट, चलो जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं बफर एक्शन की। बफर एक्शन क्या होता है, बफर एक्शन इज बेसिकली कि किस तरीके से ये काम करेगा। मान लो अगर मैंने इसमें एसिड डाल दिया, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो क्या होगा, है ना। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो इट विल रिएक्ट विद द व्हाट, क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं डालूं तो, नहीं, इट विल नॉट, इट विल रिएक्ट विद ओनली द सॉल्ट। ठीक है, और अगर मैं बेस डालता हूं तो दैट विल रिएक्ट विद द एसिड, है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं CH3CONA की बात करूं तो CH3COOH ये क्या करेगा, ये ब्रेक होगा किसमें, CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं CH3COONA तो ये क्या होगा, ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अभी ध्यान रखना मैं इसमें कोई डेरिवेशन अब नहीं करा रहा हूँ, बट ये है कि किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे देखो
अगर मैं इसमें एसिड डालता हूँ तो एसिड क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा? नहीं। क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा? इसी के साथ रिएक्ट करेगा, और किसी के साथ तो रिएक्ट करने का इसका चांस नहीं है। तो अगर मैं एसिड डालता हूँ तो ये इसको लेके जाएगा, है ना। एसिड डालूंगा तो एसिड के क्या करेगा? H+ आएगा ना इसका। भाई इसमें एसिड का मतलब डालने का मतलब क्या हुआ? मैंने H+ डाल दिया। H+ क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या फाइनली? CH3COOH। हाँ, यही तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्लियर होगी बात? तो मतलब हम कह सकते हैं कि जब ये मतलब इसमें हमने एसिड डाला तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। आर वी क्लियर? ठीक है जी, यही तो हुआ ना इसका मतलब। अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं, तो बेस क्या करेगा? सॉरी, नॉट दिस। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेसिकली H+ के साथ, तो H+ के साथ रिएक्ट करेगा बेस। तो बेस में हमने क्या डालना है? OH- ही तो डालना है। OH- H+ के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2O। तो मतलब इसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना। सो टू से H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक, किसमें pH बढ़ेगा किसमें नहीं बढ़ेगा वो यहाँ पे भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे तुम एसिड अलग से डाल रहे हो तो यहाँ पे pH वैसे घटता है। मैं सीधे सीधे बता भी रहा हूँ अभी, ये आगे समझ में आ ही जाएगा। और इसमें जो pH है वो बढ़ेगा इस केस में। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो, अगर मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास CH3 लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। ठीक है, इसमें तुमने कुछ एसिड डाला तो इसमें लिखो ठीक है, शुरुआत में इनिशियली अगर मैं pH निकालूं, जब हमने एसिड भी डाला बेस भी नहीं डाला, सिंपल C1 और C2 है, तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ C2/C1 आएगा। हाँ है ना भाई, सॉल्ट अपॉन एसिड, ये आ गया। आर वी क्लियर? कूल है जी। अब केस वन क्या है? केस 1 है कि मैं इसमें एसिड डाल दूं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिखो केस 1, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। तो लेट्स से कि उसके A मिलीमोल्स ऑफ एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड आर एडेड। ठीक है, लेट्स से कि हमने A डाल दिया, गॉट इट। तो क्या होगा, जैसे एसिड करेंगे तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा ना। चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, CH3COO Na, CH3COO Na प्लस लेट्स से HCl डाला हमने इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसको HCl कर दो। ठीक है, HCl डाला तो क्या आएगा यहाँ पे? CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है जी। अच्छा, शुरुआत में अगर हम देखें इसके कितने वो थे, मिलीमोल्स थे। तुम इसकी कॉन्सेंट्रेशन और मिलीमोल सेम ले सकते हो क्योंकि वॉल्यूम तीनों के इसमें सेम रहेगी। तो इसमें हमने C1 इसके सॉरी C2 इसके मिलीमोल्स थे। शुरुआत में इसके कितने मिलीमोल्स थे? A। ठीक, इसके C1 मिलीमोल्स थे, तो 0 समझ लो शुरुआत में, गॉट इट। चलो अब मैं अगेन इसमें 3 केसेस आते हैं कि भाई ये दोनों इक्वल है, ये इससे बड़ा है या ये इससे बड़ा है। ये 3 केसेस आए। अगर ये दोनों इक्वल है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, बस मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ। C2 और ये इक्वल हो गए तो ये दो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 0 आ जाएंगे ना। ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो चाहे तो तुम ऐसे करके लिख लो, इफ A इज इक्वल टू C2 ओनली CH3COH लेफ्ट। भाई अगर सिर्फ और सिर्फ CH3COH लेफ्ट है तो pH कैसे कैलकुलेट करोगे? ये वीक एसिड का एक सोल्यूशन है ना, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम देयर, वीक एसिड का जो फॉर्मूला था। ठीक, A अगर मान लो A इज ग्रेटर देन C2 है, तो भाई ये अगर ग्रेटर देन C2 है तो ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट HCl प्लस CH3COOH इज लेफ्ट। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। तो तुम्हें अगर pH कैलकुलेट करना है तो ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का जो सोल्यूशन होता है। आर वी क्लियर? तो वहां से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसके pH को।
अब लास्ट जो केस है C2 इज ग्रेटर देन A, तब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। हम इस केस की बात कर रहे हैं क्योंकि तब हमें एक एसिडिक बफर मिलेगा। तो यहाँ पर ये बचा रहेगा और कुछ ये रहेगा, तो ये दोनों के दोनों रह जाएंगे। ये कितना रहेगा ये ध्यान से देखो, अगर C2 और A आया तो हम कह सकते हैं CH3 COONA प्लस CH3 COOH बचा है लेफ्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज बफर, ये बफर है, ठीक है, ये बफर है। गॉट इट। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, ये C2 माइनस A, ये तो 0 हो चुका होगा, और ये C1 प्लस A आ जाएगा। अब हमें फाइनल मिलीमोल्स पता चल गए कि इसके C1 प्लस A हैं, इसके C2 माइनस A हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ भाई, pH इक्वल्स टू क्या आएगा, pH विल बी इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है C1 C2 माइनस A, और ये कितना आएगा C1 प्लस A। बस, तो कुछ नहीं किया, हमें बस ये देखना है कि कौन सा बच रहा है। अगर ये बफर बनेगा तो ये फॉर्मूला लगा तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर? कूल। मान लो हमने इसमें एक केस 2 समझ लो, लेट B मिलीमोल्स ऑफ NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला हमने इसमें, लेट R एडेड, ऐसा अगर हुआ तो यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अगर बेस डालोगे तो वो COH के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा सॉरी, मैंने क्या किया था, Na प्लस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा ये, और बनेगा साथ में वाटर, यहाँ पे जैसे मैंने देखा था। ठीक है जी, ये आएगा केस। इसमें अगेन ये C1 होगा, ये C2 होगा, और इसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, कूल। यहाँ पर भी तीनों केसेस आएंगे। तीनों केस मतलब जब B इज इक्वल टू C1, अगर B इज इक्वल टू C1 आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा, और सॉल्ट बचेगा तो कौन सा केस आएगा, दिस विल बी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस वाले केस से तुम pH निकाल सकते हो। तो ये वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस। अगर B इज ग्रेटर देन C1, B इज ग्रेटर देन C1, तो HCl प्लस CH3COOH, सॉरी इसमें क्या आएगा, अगर ये इससे ज़्यादा है तो यहाँ बचेगा NaOH भाई, तब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, और साथ में ये, तो एक सॉल्ट बचा, एक बेस बचा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो तुम्हारा pH जो है, या यूँ कह सकते हो बेसिकली दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जो pH आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिस पे आएगा, मतलब POH जो आएगा, और फिर 14 से उसे माइनस करोगे तो pH आ जाएगा। अब जो ये वाला केस है, इस केस में तुम्हारे पास ये आएगा और बफर बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। अब क्योंकि इसमें एसिडिक बफर बन रहा है, तब क्या होगा, तब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेटेड C1 इज ग्रेटर देन A, दैट सॉरी A नहीं B, तो क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट बन चुका होगा उस केस में। इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो गई। इसमें क्या होगा, C1 माइनस B, और यहाँ पे क्या आएगा C2 प्लस B। अच्छा, ये वाला केस क्या था, इस वाले केस में ये बढ़ रहा था pH, नहीं pH क्या कर रहा था, बढ़ नहीं रहा था, घट रहा था। यहाँ पे देखा ना मैंने, जब हमने एसिड डाला तो pH घटा है, देखो है ना। अब इस वाले केस में जिसमें मैंने बेस डाला है, तुम देख रहे हो कि फाइनल जो हमारे पास आ रहा है वो ये है और ये है। तो सॉल्ट का ये है और बेस का, सॉरी एसिड का ये है, सॉरी बेस का नहीं, एसिड का ये है। तो इस केस में, सेकेंड केस में pH विल कम आउट टू बी pKa प्लस लॉग ऑफ C2 प्लस B अपॉन C1 माइनस A। तो अगर तुम देखो ये ऊपर बड़ा है और ये इधर छोटा है, तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा रहेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, pKa से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर pH एक्चुअली में बढ़ा हुआ आएगा पहले से। गॉट दैट? तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। कितना टाइम हो गया भाई? 49। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो पहले वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, दूसरे वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, C1 प्लस
बी C2 प्लस बी अपॉन C1 माइनस बी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल है। अगर तुम्हारे पास कोई बफर दिया है तो या तो तुम उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे। एसिड डालोगे तो पहले वाला जो केस था वो आएगा, और बेस डालोगे तो उसमें सेकंड वाला केस है वो ये आएगा। ठीक, अभी एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी कैन आई थिंक टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, और बेसिक बफर भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो ओके। क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है हमको 12 ग्राम 12 ग्राम CH3COOH और 16.4 ग्राम CH3COONA मिलाया 1 लीटर पानी में। ठीक है जी, 1 लीटर पानी में मिलाया। ठीक है, के इसका के दिया हुआ है, दैट इज 10⁻⁵, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, अब ये हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है pH इन 5 डिफरेंट केसेस। ठीक है, कौन कौन से केस हैं वो देखो। फर्स्ट केस ये कह रहा है कैलकुलेट pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो भाई इसके 12 ग्राम है ना, तो इसका मोल्स कितने हो जाएंगे? या फिर अगर मैं सीधे सीधे इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालूँ COH की, कितनी आएगी? दैट विल कम आउट टू बी 12/60/1 लीटर। ये कितना आएगा? 12/60 कितना होता है? 0.2। ठीक, सेम वे अगर मैं CH3COONA की बात करूँ, इक्वस टू ये कितना है? 16.4 इसका कितना आता है? 84 आएगा। 84 नहीं 82, सॉरी नॉट 84, 23 माइनस 22। ठीक है, ये आएगा अपॉन 1 लीटर, ये भी 0.2 के इक्वल आएगा। आर वी क्लियर? ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, सिंपल है। दिस इज इक्वस टू C1 एंड दिस इज इक्वस टू C2। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, pH इक्वस टू pKa प्लस लॉग ऑफ C2/C1। C2 कितना है? 0.2, ये भी 0.2 है तो ये 1 आ जाएगा। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो पूरा लॉग ऑफ 0.2/0.2 इक्वस टू pKa ओनली, क्योंकि log 1 तो इक्वल टू 0 होता है। 5 आ गया? ठीक है। सेकंड वो बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन pH, मतलब कैलकुलेट डेल्टा pH, चेंज इन pH इफ 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर मिक्स्ड। अगर हमने मिक्स कर दिए इस सोल्यूशन में 3.65 ग्राम्स ऑफ HCl, है ना, तो अगर हम HCl के मिलीमोल्स देखें या मोल्स देखें, कितने आएंगे? 3.65/36.5, है ना, कितना है ये? 0.1। और अगर वॉल्यूम है 1 तो हम कह सकते हैं कि HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 0.1/1 इक्वस टू 0.1। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, या मिलीमोल्स या मोल्स जो भी तुम कहना चाहते हो वो ये है। अब अगर हम देखें इसमें हमने एसिड डाला है, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके साथ या इसके साथ? डेफिनेटली इसके साथ। तो हम रिएक्शन क्या लिखेंगे? CH3COONA प्लस HCl गिव्स CH3COOH प्लस NaCl प्लस NaCl। तो NaCl का हमें वैसे ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं है, लेकिन शुरुआत से अगर हम देखें तो हमारे पास इसके 0.2 मोल्स हैं, इसके 0.2 मोल्स हैं। हमने क्या किया, इसमें 0.1 मोल्स ये भी डाल दिए। ठीक है, 0.1 मोल ये भी डाल दिए। ये कितना है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ये 0 है शुरुआत में भी। अब क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या ये पूरा तब तक रिएक्ट करेगा जब तक ख़त्म नहीं होता। तो ख़त्म हो गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो ये इसमें माइनस करके कितना आएगा? ये 0.2 माइनस 0.1 इक्वस टू 0.1 है। ये कितना आएगा? ये 0 रह जाएगा। ये 0.2 प्लस 0.1 इक्वस टू 0.3। ठीक है, तो अगर हम देखें अब नए केस में C2 इज इक्वस टू दिस एंड C1 इक्वस टू दिया, डैश डैश करके डाल लो, तो pH कितना आएगा? pH विल बी इक्वस टू pKa प्लस लॉग ऑफ
C2 डैश अपॉन C1 डैश दैट इज 5 प्लस लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 0.3, तो ये कहेगा माइनस लॉग 3 आ जाएगा ना, तो 5 माइनस लॉग 3, भाई 1/3 है, उसको ऊपर कर दोगे तो या रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है। ये कितना आएगा 0.48, तो ये आएगा 4.52। तो अगर तुमने एसिड डाला है तो देखा तुमने पीएच चेंज हो गया। भाई पीएच कितना था, सॉरी पीएच घट, एक मिनट मैंने उल्टा बता दिया क्या, अच्छा पीएच घटेगा नॉट बढ़ेगा, सॉरी माय बैड। अगर मैंने गलती से एसिड डालने पे पीएच बढ़वा दिया था ना, तो वो गलत है। यूँ कह लो कि एसिडिटी बढ़ती तो पीएच कम होता है ना, और एसिड डालोगे बाहर से दैट मीन्स एसिडिटी बढ़ेगी, तो पीएच कम होना चाहिए ना, तो पीएच कम होगा। देखो तो डेल्टा पीएच अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा 5 भी नहीं 4.52 माइनस 5 विच इज माइनस 0.48। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, पीएच हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड केस वो कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस आई पुट 7.3 ग्राम्स ऑफ HCl इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस, तो इसमें मोल्स कितने हो जाएंगे इसके 7.3 अगर तुम लिखोगे उसके 0.2 मोल्स होंगे, कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो 0.2/1 मतलब 0.2 आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम देखें यही इक्वेशन, भाई HCl डाल रहे हैं तो वो एसिड से ही सॉल्ट से ही रिएक्ट करेगा, इतना क्लियर है। ये अब तुमने डाल दिया 0.2, तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये भी फाइनली 0 बचेगा, ये भी फाइनली 0 बचेगा, और ये 0.2 मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो C2 इक्वल टू C2 डैश 0 हो गया, ये 0.4 आ गया, तो ये नो मोर अ बफर, दिस इज नो मोर अ बफर। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वीक एसिड का सोल्यूशन हो गया। तो वीक एसिड इसको अभी ऐसे ही रहने दो, मैं इसको दोबारा यूटिलाइज करना चाहता हूँ, नहीं एक ये यूज़ होगा नहीं, ठीक है ये यूज़ होगा नहीं, ये वीक एसिड का है। तो वीक एसिड में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि Ka/C कितना है। यहाँ पे Ka कितना है 10⁻⁵ और C कितना है 0.4, तो ये दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁵ विच इज़ लेस देन 25 × 10⁻⁴। हमें ये चेक करना होता है, अगर ये लेस देन है तो डेफिनेटली H+C कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू Ka × C का अंडर रूट। Ka कितना है 10⁻⁵ इंटू 0.4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 × 10⁻⁶ का अंडर रूट विच इज़ 2 × 10⁻3। तो अगर मैं इसका pH लेता हूँ तो pH विल कम आउट टू बी 3 माइनस लॉग 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 0.3 2.7। देयरफॉर डेल्टा pH कितना आएगा भाई, डेल्टा pH विल बी इक्वल्स टू 2.7 माइनस 5 विच इज़ 2.3 दैट माइनस 2.3 दैट मीन्स pH हैज़ डिक्रीज्ड। भाई चेंज नेगेटिव आया मतलब क्या हुआ, pH डिक्रीज कर गया है, ठीक है। अब तीसरा केस उसने बोला है कि अगर मैं 10.95 ग्राम्स ऑफ HCl मिक्स कर दूं, तो अगर मैं इसको 10.95 कहता हूं तो ये 0.3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सीधे 0.3 लिख रहा हूँ मैं इसको। अगर ये 0.3 आएगा तो ये 0.3 हो चुका होगा, ये 0.2 तो रहने ही वाला है। अब इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट ये आएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये हो गया तो ये 0 रहेगा और ये 0.1 रहेगा, और ये टोटल 0.4 हो चुका होगा। लेकिन तुम देख रहे हो कि इसमें अगेन दिस इज नो मोर अ बफर, तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आएगी, ठीक। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 ओनली, देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर डेल्टा pH कितना आएगा 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -4। तो pH हैज़ डिक्रीज्ड, ये देखो ध्यान से pH हैज़ डिक्रीज्ड। क्लियर होगी बात ये, दैट्स इट, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। सेम वे अगर मान लो मैं कहता हूँ कि चेंज इन pH निकालो, अगर मैंने 0.4 ग्राम NaOH डाला है, अगर मैंने 0.4 ग्राम NaOH डाला है किसमें, इस बफर में, तो क्या होगा, इसके अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ तो दैट विल कम आउट टू बी 0.4/40, 0.4 या 4 ग्राम कितना दिया है, चेंज इन pH
ठीक है 0.4 ग्राम्स, 0.4 नहीं 4 ग्राम्स लिख लो, 4 ग्राम्स, ठीक है। तो 4/40 कितना हुआ 0.1, ठीक है। तो HCl नहीं, NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1। तो अगर तुम यहाँ पे देखो इधर पूरी की पूरी वो चेंज हो जाएगी। अब NaOH डाला है विच इज अ बेस, तो दैट विल रिएक्ट विद द एसिड, एसिड से रिएक्ट करेगा। इसके कितने मोल्स हैं 0.1 मोल्स हैं, इसके भी 0.2 थे, इसके भी 0.2 थे। अब क्योंकि ये कम है तो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो फाइनली ये 0 हो चुका होगा। इसमें से कितना इसके साथ रिएक्ट करेगा 0.2 माइनस 0.1 विच इज 0.1 विच दिस इज इक्वल टू C1 नाउ, C1 डैश। और यहाँ पर तुम देखो तो ये बना है, तो 0.2 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0.3, दिस इज इक्वल्स टू C2 डैश। तो कुछ नहीं, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज अगेन अ बफर। अगर ये बफर है तो तुम क्या करोगे इसमें pH इक्वल्स टू, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ C2 डैश अपॉन C1 डैश, है ना। कितना आएगा ये 5 प्लस लॉग ऑफ C2 कितना है भाई 0.3, ये कितना है 0.1, तो ये log 3 आ गया, log 3 इज इक्वल टू 0.48, तो 5.48, ठीक है। देयरफॉर pH का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू 5.48 माइनस 5 इक्वल टू 0.48, है ना। तो यहाँ पे pH बढ़ गया है क्योंकि चेंज इन pH क्या है पॉजिटिव। चेंज इन pH क्या, किसी भी चीज़ में जो चेंज होता है क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं ना। तो फाइनल माइनस फाइनल अगर ज़्यादा है तो ही तो ये पॉजिटिव आएगा चेंज, गॉट इट, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ है, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1 आवर। मैं थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूँ, बेसिक बफर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं आज, क्योंकि बेसिक बफर में बहुत ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं, ठीक है। तो बेसिक बफर लिखो, इसमें क्या है, बेसिक बफर होता क्या है, बेसिक बफर इज बेसिकली अ वीक बेस mixed with a salt of weak base and its salt with a strong acid। तो ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बेसिक चीज है कि एक वीक बेस होगा और प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे ए है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में अगेन वही चीज़ें आएंगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। जैसे NH4OH है और इसके साथ क्या करोगे NH4Cl, तो ये वीक एसिड हो गया और ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग वीक बेस, अरे वीक एसिड क्यों लिख रहा हूँ मैं, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है यहाँ पे NaOH, क्या लिख रहा हूँ HCl, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे HCl है, ठीक है। अगर मान लो हमें C1 और C2 दिया है तो सिंपल सी बात है, हम सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा केस है इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट वाले में वही अगेन कि तुम्हें एक सोल्यूशन दे देंगे, एक एसिड और एक बेस, या यूँ समझ लो एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर देंगे, उसमें अलग अलग केसेस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास HCl प्लस NH4OH, है ना। इसका फर्स्ट हो गया जिसमें एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन हो रही है। तो अगर ये रिएक्शन हो गई तो क्या आएगा NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मान लो इसके M1V1 मोल्स हमारे पास है, सॉरी M1 नहीं, इसके M1V1 हमारे पास है, इसके M2V2 हमारे पास है। तो ये क्या जाएगा, ये शुरुआत में लेट से 0 है क्योंकि हमने जैसे इनको रिएक्ट करवाया है। अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ वही केस ले रहा हूँ जिसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को कंसिडर करते हुए फाइनल क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके मोल्स कितने बचेंगे, मिलीमोल्स इतने बचेंगे और इसके इतने बन चुके होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें POH होगा दैट विल बी, मैं फॉर्मूला भी लिखवा ही रहा हूँ, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है M2V2 अपॉन M1V1 माइनस M2V2, ठीक है। ये आएगा तुम्हारे पास सीधे सीधे,
ठीक, अगर मान लो सेकेंड केस हुआ कि यहाँ पर हमने NH4OH है और इसके साथ मैंने NaOH डाल दिया, नहीं सॉरी NH4Cl है, मैंने इसके साथ NaOH डाल दिया, तो क्या आएगा NH4OH प्लस NaCl। तुम देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस रिएक्शन मूव करती है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम लाइक दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं कि भाई अगर ये M1V1 था और ये M2V2 था, है ना, इसके मोल्स तो थे, तो ये तो 0 0 रहेंगे शुरुआत में, कंसिडरिंग ये दोनों के दोनों 0 थे। M2V2 है अगर, एक सेकेंड, M2V2 लेट्स से कि दैट दिस इज दी लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या आएंगे M1V1 माइनस M2V2, ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ आएगा M2V2। नाउ दिस इज अ बफर। ठीक, अगर ये बफर है तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें फॉर्मूला अगेन यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सेम फॉर्मूला तुम यहाँ पे लगा सकते हो, सेम फॉर्मूला तुम यहाँ पे लगा सकते हो, M2V2 अपन, या एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। ठीक, तो लिख लेना इसको। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेसिस पे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे मान लो NH4OH की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा बिकॉज दिस इज अ वीक बेस, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट होगा, NH4 प्लस OH माइनस, और यहाँ पे अगर मैं करूँ NH4Cl तो यहाँ पे क्या आएगा NH4 प्लस Cl माइनस। तो अगर तुम देखो दिस इज दी, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज दी कॉमन आयन। ठीक है, तो कॉमन आयन क्या है यहाँ पे तुम्हारा, कॉमन आयन इज NH4 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा किस पे, NH4 प्लस पे, है ना। अगर इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो आयनाइजेशन है या डिसोसिएशन है वो बहुत कम हुआ है, NH4 की मेनली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसके ही वजह से है। तो देयरफॉर यू कैन से कॉमन आयन इफेक्ट विल एक्ट ऑन NH4 प्लस, देयरफॉर NH4 की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी मेनली दैट विल बी ड्यू टू दिस ओनली, विच इज व्हाट वी कैन से कॉल इट लाइक दिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। सेम वे अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो, एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो दिस विल बी सेम इस वक्त इनिशियली भी, और जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तो भी ये दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया। तो अब यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगाओ, इसका क्या आएगा, Kb का फॉर्मूला क्या होता है, Kb का फॉर्मूला होगा NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे सीधे सीधे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे POH कैसे निकालेंगे भाई, POH विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है, ये आएगा, गॉट इट। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस लॉग Kb कितना होता है, PKb। अच्छा, ये क्या है, माइनस को मैं प्लस लिख लेता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, लॉग ऑफ NH4 की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, सॉल्ट के इक्वल, इसमें हम बेस लिख सकते हैं इसको सॉल्ट के, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4 प्लस की, सॉरी NH4 प्लस तो ऊपर आ जाएगा, NH4OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली बेस की कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हम एक जेनेरिक फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर POH का फॉर्मूला जो है वो PH के फॉर्मूले जैसे ही है, वहाँ पे क्या था, PH प्लस इक्वल्स टू PK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड था, यहाँ पे आ गया। अगर तुम्हें PH निकालना है तो PH विल बी इक्वल्स टू PKW माइनस POH, ये फॉर्मूला यूज करना होगा तुमको, गॉट इट। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू यूज। ठीक,
इसको भी हम हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन बोलते हैं। ये भी कब एप्लीकेबल है, जब सॉल्ट अपॉन बेस दिस हैज टू बी बिटवीन दिस एंड दिस लिमिट, ठीक है, दिस हैज टू बी बिटवीन दिस एंड दिस लिमिट। और अगर हम तुम इसकी बफर रेंज निकालना चाहो, मैं यहाँ पे ना इसको मिटा के बफर रेंज लिख देता हूँ ज़रा, ठीक है। अगर हम बफर रेंज निकालना चाहें इसकी, तो बफर रेंज कितनी आएगी, बफर रेंज विल कम आउट टू बी इक्वल टू पी के बी माइनस 1, ये POH है, हाँ ध्यान रखना, पी के बी प्लस 1। और अगर तुम्हें POH की चाहिए, PH की चाहिए, तो ये आएगी, अगर तुम इसको माइनस करोगे पहले तो इसको इधर करना पड़ेगा, 1 माइनस दिस, एक सेकेंड रुको, PH निकालोगे तो इसको POH करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी के बी प्लस 1 माइनस ऑफ पी के बी माइनस 1, ठीक है। और अगर तुम 14 ऐड कर दो इसमें तो क्या आएगा, 14 यहाँ पे माइनस, ये आएगा 13 माइनस पी के बी पी एच, ठीक है। पी एच इक्वल टू कितना होगा, 14 माइनस दिस ना, ये कह सकते हो तुम, ये माइनस प्लस 14 प्लस 15 माइनस पी के बी। अगर तुम्हें पीएच की रेंज चाहिए तो तुम ये लिख सकते हो, अदरवाइज तुम पीओएच की रेंज याद रखो, क्योंकि ये सिमिलर टू पीएच वाली है। वहाँ पे क्या था, पीके माइनस 1 पीके प्लस 1 था, यही थी। अगर तुमने एक बारी पीओएच निकाल लिया तो तुम उसको 14 से माइनस कर लो, पीएच भी निकल जाएगा। तो मैंने बस एक बारी कराने के लिए तुमको ये दे दिया है, ठीक है। तो लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी कैन मूव ऑन। बेस्ट बफर क्या होगा, जब दोनों के सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। तो लिख लो बेस्ट बफर किस के कंडीशन में होगा, सॉल्ट और बेस्ट बफर। चलो लिख ही देते हैं इसको, क्वेश्चन रहने देते हैं, ये लिख लेते हैं। तो बेस्ट बफर क्या होगा, बेस्ट बफर जब सॉल्ट अपॉन बेस इक्वल्स टू 1, या फिर C1 इक्वल्स टू C2, या फिर हम कह सकते हैं दैट POH इक्वल्स टू PKB, ठीक है। तो दैट्स इट, क्लियर है, ठीक है जी, कूल, चलो जी, ठीक। सो आई होप नाउ बफर सॉल्यूशंस एसिडिक एज वेल एज बेसिक, और जितने भी हमारे पास केसेस हैं सारे के सारे हमने कर लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। तो आई एम श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैवंट, यू हैव टू पिंग मी, है ना, या फिर इसी वीडियो के नीचे यू कैन लीव डाउट कि सर, कमेंट के तौर पे कि सर ये एक चीज़ समझ में नहीं आई, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, ठीक, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक। और इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कॉमेंट ऑन इट, ठीक है, और सब्सक्राइब कर टू द चैनल। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।